टीएनसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। एयरफोर्स XY ग्रुप के एग्ज़ाम में कुल 20 क्वेश्चंस आते हैं, 20 क्वेश्चंस, जिसमें टाइमिंग आपकी 20 मिनट्स की होती है। आपको हम वो मेथड बताने जा रहे हैं जिससे कि आप विद इन टाइम 20 में 20 मार्क्स गेन कर सकते हैं। चाहे जहाँ से भी आप सोल्यूशन कर रहे हों, चाहे जो भी मॉडल उठा रहे हों, मतलब इससे नहीं है, मतलब यह है कि जो तरीका हम आपको बता रहे हैं उसको आप फॉलो करिएगा। ठीक है, ये एवरेज आप मत निकालिएगा कि 20 क्वेश्चन है, 20 मिनट है, हर क्वेश्चन पर 1 मिनट नहीं, क्योंकि पैसेज में ज़रा सा सोचने का समय लगता है। तो कोशिश ये करिएगा कि विद इन 20 मिनट्स आप करें। अब देखिए इसमें कितने तरह से क्वेश्चंस आते हैं। वोकैब से 5 मार्क्स, पैसेज से 4 और ग्रामर से 11। इस वोकैब में क्या होता है? नंबर 1 मिस स्पेल्ट, नंबर 2 सिनोनिम्स, नंबर 3 एंटोनिम्स, नंबर 4 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और नंबर 5 इडियम्स एंड फ्रेजेज, इडियम्स एंड फ्रेजेज। सबसे एक एक क्वेश्चंस होते हैं। एक पैसेज दिया होता है, नंबर ऑफ पैसेज 1, लेकिन क्वेश्चन कितने होते हैं? 4। ग्रामर 11 मार्क्स का होता है। इसमें क्या होता है? नरेशन, वॉइस, आर्टिकल, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पॉट एरर, रीऑर्डरिंग, और फिल इन द ब्लैंक्स। fill in the blanks 4। 1 2 3 4 2 6 1 7 4 11। ये 11 हुआ, ये 4 हुआ, थ्री 3 6 1 7, और ये 5। 11 ग्रामर से, वोकैब से 5 और पैसेज से 4। अब देखिए कैसे सॉल्यूशन किया जाता है, तैयारी कैसे की जाती है। सिनोनिम्स। सिनोनिम्स में देखिए वर्ड दिया है ऑर्गेनिक, इसका ऑप्शन दिया है नेचुरल, सेकेंड ऑप्शन है स्पीडी, थर्ड ऑप्शन है अनयूजुअल,
फोर्थ ऑप्शन है डिसिप्लिन्ड। इसका सिनोनिम आपको देखना है। तो सबसे पहले इसकी मीनिंग आपको देखनी होगी। मीनिंग इसका होता है नेचुरल। आप कह सकते हैं बाय नेचर। नेचुरल का भी होता है बाय नेचर। स्पीडी का होता है रैपिड। डिसिप्लिन का वर्क इन ए कंट्रोल्ड वे। कंट्रोल्ड ये। अनयूजुअल का होता है अनकॉमन। अनकॉमन। अब मिलाइए। ऑर्गेनिक का नेचुरल या बाय नेचर। यहाँ नेचुरल भी दिया है, बाय नेचर इसकी मीनिंग है, यानी सेम टू सेम मीनिंग है। इसका मतलब ऑर्गेनिक का सिनोनिम्स है नेचुरल। इसी साथ ये भी देख लीजिए, एक साथ कई तैयारी हो जाएगी। स्पीडी का सिनोनिम है रैपिड। डिसिप्लिन का सिनोनिम है वर्क इन ए कंट्रोल्ड वे। कभी कभी वर्क इन ए कंट्रोल्ड वे नहीं आता है, सिर्फ कंट्रोल्ड वे आ जाता है या इन ए कंट्रोल्ड वे आ जाता है। बात एक ही है। अनयूजुअल का अनकॉमन, ये सिनोनिम है। एक तैयार करेंगे और कई आपका तैयार होगा। इस तरह से ब्रॉड वे में आप तैयारी करें। दूसरा देखिए, एंटोनिम्स। इसमें दिया है प्लेंटी। ऑप्शन है अगलीनेस। सेकंड ऑप्शन है स्कैरसिटी। थर्ड ऑप्शन है रफनेस। फोर्थ ऑप्शन है ड्राइनेस। तो प्लेंटी मीन्स क्या होता है? ए लॉट ऑफ। ए लॉट ऑफ। आप एनफ भी कर सकते हैं। अगलीनेस का होता है अनलवलीनेस। रफनेस का नॉट स्मूथ। ड्राइनेस का बोरिंग। और स्कैरसिटी का होता है शॉर्टेज। शॉर्टेज मीन्स कमी और ए लॉट ऑफ और एनफ अधिकता को बताता है। तो निश्चित रूप से स्कैरसिटी और प्लेंटी की मीनिंग अपोजिट है, इसलिए ये दोनों एंटोनिम्स हैं। प्लेंटी और स्कैरसिटी एंटोनिम्स हैं। सिनोनिम्स कौन कौन हुए? अगलीनेस और अनलवलीनेस सिनोनिम्स हुए। रफनेस और नॉट स्मूथ सिनोनिम्स हुए। ड्राइनेस और बोरिंग सिनोनिम्स हुए। अब एक एंटोनिम आपने तैयार किया तो साथ साथ कई सिनोनिम्स भी आपके तैयार हो गए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये सब्स्टिट्यूशन किस शब्द से बना है? सब्स्टिट्यूट से बना है। सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? विकल्प।
यानी आप कह सकते हैं इन प्लेस ऑफ। अब डिफाइन कीजिए है क्या, दिए गए एक एक्सप्रेशन की मीनिंग के जगह पर, मीनिंग के स्थान पर एक ही शब्द सब्स्टिट्यूट के रूप में लिखना ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। और आसानी से समझिए, एक सेंटेंस नहीं, एक्सप्रेशन दिया होगा, कई शब्दों का एक समूह होगा, उससे कुछ अर्थ निकलेगा, उस अर्थ से मैच करता हुआ कोई एक वर्ड आप लिखेंगे जो कि इसके सब्स्टिट्यूट के रूप में होगा उस एक्सप्रेशन के। एग्जाम्पल देखिए, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। ऑप्शन है हिस्ट्री, एक्सटिंक्ट, थर्ड ऑप्शन है एब्सोलेट, ऑब्सोलेट, यहां है डीजेनरेटेड। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, जो बहुत दिनों से प्रचलन में नहीं है, इसका होता है एब्सोलेट। ठीक है, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है। चाहे जिस भी तरीके से पूछेगा, मीनिंग यही निकलनी चाहिए। क्या? समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, बहुत दिनों से प्रचलन में न होना, ऑब्सोलेट। जैसे हैविंग नो लॉन्गर इन यूज। अब देखिए, क्या हैविंग नो लॉन्गर इन यूज का समथिंग नो लॉन्गर इन यूज मीनिंग नहीं निकला? सेम टू सेम निकला। तो इसका अगर ऑब्सोलेट है तो इसका भी ऑब्सोलेट ही होगा, तो इसका सी। idioms and phrases, all and sundry means, ये इडियम्स है। इसकी मीनिंग क्या होगी? आप ऑप्शन देखिए, everyone without distinction, second option to make money, third option to accept challenge, fourth option to deceive, ऑल एंड सन्ड्री की मीनिंग होती है बिना किसी भेदभाव के, एवरी वन विदाउट डिस्टिंक्शन। इसकी मीनिंग ये होगी ऑप्शन ए, एवरी वन विदाउट डिस्टिंक्शन। तो इस तरह से ये वोकैब की तैयारी हुई आपकी। अब देखिए अगला पार्ट ग्रामर का।
मिस स्पेल्ट का भी आपको ट्रिक बता दें। मिस स्पेल्ट होता कैसे? बहुत सारे वर्ड्स हैं, सबकी सीधे सीधी स्पेलिंग हो सकता है आपको नहीं मालूम हो। ए सेपरेट, बी ऑक्योर, सी रिसीव, डी एकोमोडेट। तो इसमें कोशिश ये करना चाहिए कि आपको ये देखना चाहिए कि इनकी मीनिंग क्या है। एक ट्रिक है, ऑक्योर मीन्स होता है हैपन, किसी भी घटना का घटित होना। तो जब इसकी मीनिंग हैपन है तो ये मीनिंगफुल वर्ड हुआ, इसका मतलब इसकी स्पेलिंग भी सही है। अगर स्पेलिंग गलत होती तो उसकी मीनिंग आती नहीं। एकोमोडेट का मतलब होता है एडजस्ट, ये एक मीनिंगफुल वर्ड हुआ एकोमोडेट, क्योंकि इसकी मीनिंग है एडजस्ट, तो स्पेलिंग भी सही होगी। स्पेलिंग गलत होती तो मीनिंग ये नहीं आती या कोई मीनिंग नहीं आती। रिसीव का होता है टू गेट, पाना, इसका मतलब ये भी मीनिंगफुल है, स्पेलिंग भी सही है। सेपरेट, यही मिस स्पेल्ट है। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा, सेपरेट की स्पेलिंग तो यही है, सेपरेट नहीं। सेपरेट मीन्स ये SEPARATE, अगर ये होगा तब इसका मतलब होता है अनकनेक्टेड। इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, और जब इसका मतलब नहीं हुआ तो निश्चित रूप से ये मिस स्पेल्ट है। नरेशन देखिए, ही सेड टू हिज सर्वेंट, क्लोज द डोर एट वंस। ये सेंटेंस दिया है, ये डायरेक्ट नरेशन का है, आपको इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करना है। जब हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो पहला चेंज कहाँ होता है? रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में, और उस वर्ब के साथ साथ टू भी खत्म होता है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच, आपको ये देखना होता है कि रिपोर्टेड स्पीच किस टाइप का है। इसमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जैसा सेंटेंस होगा उसी के आधार पर यहां पर चेंजिंग होगी। अब इस सेंटेंस में देखिए, बिगनिंग ऑफ सेंटेंस क्या है? वाक्य की शुरुआत किस चीज से है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से जब वाक्य की शुरुआत होती है तो वह सेंटेंस इंपरेटिव होता है। इंपरेटिव, और इंपरेटिव सेंटेंस में होता है ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस। अगर पॉजिटिव इंपरेटिव है तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में जहां पर क्लियर नहीं होता है कि इन तीनों में से क्या है। तो ऐसे कंडीशन में हम आस्क लगाते हैं, आस्क भी लगाते हैं, लेकिन फार्मूला इंपरेटिव सेंटेंस का ही होगा। आगे का जो फार्मूला होगा देखिए, पहले देखिए इन तीनों में से क्या है। ऑर्डर, क्लोज द डोर एट वंस, दरवाजा तुरंत बंद करो। जब ये ऑर्डर है तो सेड टू को हटा करके आपको ऑर्डर लिखना होगा। ही ऑर्डर्ड
हिज सर्वेंट, ठीक। अब देखिए ऑप्शन पर आइए, कैसे स्टेप वाइज आप इसको तैयार करेंगे। ऑप्शन है ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू क्लोज द डोर। यहां देखिए एक ऑप्शन ये दे दिया, दूसरा ऑप्शन दिया ही टोल्ड हिज सर्वेंट क्लोज द डोर एट वंस। तीसरा ऑप्शन आपको दिया ही आस्क्ड द सर्वेंट टू बी क्लोज्ड द डोर एट वंस। फोर्थ ऑप्शन दिया he proposed his servant that the door should be closed at once। अब देखिए हमने आपको क्या बताया था कि ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस और कहीं कहीं पर आस्क का यूज हो सकता है। टोल्ड तो तब होता है जब सेंटेंस एसर्टिव है, ये एसर्टिव है नहीं, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। वाक्य की शुरुआत बिगनिंग ऑफ सेंटेंस में से है नहीं, तो ये प्रपोजल नहीं हो सकता। अब इन्हीं दोनों में आपकी लड़ाई है। He ordered his servant, he asked the servant, his servant, ये है। देखिए यहां तक का तो टैली कर सकता है, यहां तो आप फाइनल नहीं कर पाएंगे। अब आगे देखिए क्या होगा। दूसरा चेंज होता है, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं। डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय आप कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके उसकी जगह पर कंजंक्शन लिखते हैं। यह भी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस होता है। जब रिपोर्टेड स्पीच इंपेरेटिव का हो, इंपेरेटिव सेंटेंस हो, तो आप कंजंक्शन टू लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, टू। यहां भी आ गया, यहां भी देखिए मैच कर गया। ये अंत तक घसीटेगा, मानेगा नहीं लग रहा है। अब जब कंजंक्शन टू लगाते हैं भाई, तो इसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है क्लोज। अब देखिए क्या है, यहाँ देखिए बी क्लोज्ड, यहाँ पर आके पता चला कि ये सेंटेंस नहीं है, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये है। इसका मतलब आपका यह सेंटेंस सही है, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू क्लोज द डोर एट वंस। ठीक है, समझ पाए। इस तरह से एक एक पॉइंट पर डिस्कस करना होगा नरेशन में। नरेशन में आपको पता होगा कि कुछ 6 जगह पर चेंज होते हैं, उन 6 में कहीं पर भी जाकर के मिस मैच करेगा। कोई जरूरी नहीं कि पहले ही आपको मिल जाए, हो सकता है दूसरे पॉइंट पर मिले, हो सकता है तीसरे पर मिले, हो सकता है लास्ट पॉइंट पर मिले। चलिए आगे देखते हैं वॉइस।
मोहन हैज़ रेड मैनी बुक्स, मैनी बुक्स। ये सेंटेंस आपको दिया गया है एक्टिव वॉइस का। आपको पैसिव में चेंज करना है। ऑप्शन क्या दिया है? फर्स्ट ऑप्शन है मोहन हैज़ बीन रेड मैनी बुक्स, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है मैनी बुक्स हैव रेड बाय मोहन। अगला ऑप्शन है मैनी बुक्स हैव बीन रेड बाय मोहन। अगला ऑप्शन है मैनी बुक्स आर बीइंग रेड बाय मोहन। अब यहां पर पहले सॉल्यूशन करते हैं, फिर यहां फाइनल होगा। एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है। यानी आपको पहले लिखना होगा मैनी बुक्स, मैनी बुक्स पहले आएगा, इसका मतलब ये तो यहीं कट गए। अब इन तीनों में फाइनल करना है कौन होगा। हैज के साथ जब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो ये किस टेंस का होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जब एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है तो पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हेल्पिंग वर्ब हो जाता है हैज़ बीन या फिर हैव बीन। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर नंबर का है या प्लूरल है? आई है या यू है? तो मैनी बुक्स ये प्लूरल नंबर है। प्लूरल नंबर के लिए क्या होगा? हैव बीन, हैव बीन। और पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। रेड पहले से है, मैनी बुक्स हैव बीन रेड। ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाते हैं? बाई, और ऑब्जेक्ट कौन है? मोहन। ये आपका होगा। देखिए कहाँ है मैनी बुक्स हैव, यहाँ हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये भी कट गया। हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसका मतलब ये सही है। आर बीइंग का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता है, ये तो कंटिन्यूअस टेंस के लिए है। अब देखिए आर्टिकल। बुक यू गेव मी इज आउट ऑफ प्रिंट। ऑप्शन दिया ए, दूसरा ऑप्शन है एन, तीसरा ऑप्शन है द, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ये हेल्पिंग वर्ब है, यहां से वाक्य, यानी इतना पोर्शन आपका सब्जेक्ट है। ठीक है। बुक यू गेव मी,
किताब तुमने दिया, इज आउट ऑफ प्रिंट, अब उसकी छपाई नहीं होती। तो क्या हम इसे ये न मान करके चलें कि जो किताब तुमने मुझे दिया उसकी छपाई नहीं होती? जो किताब, यानी ये क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज है, शब्दों का वह समूह है जो एडजेक्टिव की तरह से काम करता है, ठीक है, या किसी चीज को लिमिट में भी बांटता है। बहुत सारे लोगों ने हो सकता है किताब दी हो, ये कह रहा है जो किताब तुमने मुझे दी, पर्टिकुलर इंडिकेट कर रहा है। इस केस में हमेशा हम क्या लगाते हैं? द बुक यू गेव मी इज आउट ऑफ प्रिंट। इसका सी ऑप्शन सही है। अब देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें से कोई भी दे सकता है। एक ही क्वेश्चन देना है हमको। एडजेक्टिव ऑफ सिल्क इज, सिल्क का एडजेक्टिव क्या है? अब देखिए ऑप्शन क्या क्या है। सिल्क, बी है सिल्किन, सी है स्किल्ड, और डी में है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। जब ये सब्जेक्ट है तो यही एडजेक्टिव कैसे होगा? कुछ तो चेंज होना चाहिए, ये तो ऑटोमेटिक नहीं है। सिल्किन का मतलब क्या हुआ? मेड ऑफ सिल्क, सिल्क का बना हुआ, बता रहा है एडजेक्टिव। आगे देखिए स्किल, सिल्क और स्किल का कोई सामंजस्य है ही नहीं, कोई तालमेल है ही नहीं है। सिल्क अलग चीज है और स्किल अलग चीज है, तो एडजेक्टिव कैसे बनेगा? मेड ऑफ सिल्क, सिल्क से बना हुआ, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है किसका? सिल्क का। सेकेंड बी ऑप्शन। अब ये देखते हैं स्पॉट एरर। इसमें क्या होता है? एक सेंटेंस दिया गया होता है जिसको कई भागों में बांटा गया होता है, ए बी सी डी। किस पोर्शन में गलती है उसको आपको निशान लगाना है, बबल डार्क करना है। कौन सा? माई फ्रेंड्स ये सेक्शन ए है। डॉटर इन लॉज ये सेक्शन बी है। हैव कम ये सेक्शन सी है। नो एरर ये सेक्शन डी है। अब देखिए कहाँ कहाँ पर गलती है या कहाँ कहाँ पर नहीं है। माई फ्रेंड्स, एपॉस्ट्रॉफी यस का यूज हमेशा हम लिविंग बीइंग के साथ करते हैं, सजीव के साथ करते हैं। तो फ्रेंड क्या है? लिविंग बीइंग है, इसमें एपॉस्ट्रॉफी यस का यूज है, ये तो ठीक है, नो एरर। यहाँ पर देखिए हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यानी ये हैव
किस लिए है? प्लूरल नंबर के लिए है। इसका मतलब इसमें प्लूरल नंबर शो करना चाह रहा है। तो नियम क्या है? जब कई शब्दों से मिलकर के एक शब्द बना हो, लाइक दिस, कई शब्द हैं, एक है डॉटर, दूसरा है इन और तीसरा है ला। 1 2 3, 3 4 2, यानी कई शब्दों से मिलकर के एक शब्द बना है। तो उसमें अगर हमको प्लूरल नंबर बनाना है तो यस या ईएस हम लास्ट में नहीं लगाएंगे, जो मेन वर्ड है उसमें लगाएंगे। हमें प्लूरल लिखना है तो ये लिखना होगा डॉटर्स इन लॉ। इसका मतलब गलती कहाँ है? इस सेक्शन में। ये सेक्शन कौन सा है? बी सेक्शन में आपकी गलती है। सारा नियम आपको दिमाग में रखना होगा, माइंड सेट करना होगा। ऐसा नहीं कि किसी एक पर निशान लगा दें, अब कुछ नहीं तो चलो नो एरर तो ही है, ऐसा नहीं होता है भाई। एक और देखिए, आई प्रेफर, सेक्शन ए, सी फूड, सेक्शन बी, देन मेडिटेरेनियन फूड। ये क्या है आपका? सेक्शन सी। और नो एरर, ये आपका क्या है? सेक्शन डी। अब देखिए, आई प्रीफर, मैं प्राथमिकता देता हूँ। प्राथमिकता देने का मतलब क्या है? उस काम को पहले करना पसंद करता हूँ। आई प्रीफर, क्या प्रीफर करते हैं? सी फूड। तो आई प्रीफर में भी कोई गलती नहीं। सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के कब होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट के नाम से आप जानते हैं। तो यहाँ तो सही है। किस चीज़ को आप प्राथमिकता देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं? सी फूड, ए काइंड ऑफ डिश, नो प्रॉब्लम। देन अब यहाँ पर आपको डिस्कस करना होगा, इसको इससे कंपेयर किया जा रहा है कि किसको प्राथमिकता दिया जाता है। देखिए, टू और देन दो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका हम यूज कंपेयरिंग वर्ड के रूप में करते हैं। किसी एक का दूसरे से जब हम कंपेयर कराते हैं, तुलना कराते हैं, तब हम इनका यूज करते हैं। लेकिन देन का यूज हम तभी करते हैं जब एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री का हो। जैसे राम इज टॉलर देन मोहन। इसमें एक का दूसरे से कंपेयर कराया गया, कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपेयरिंग वर्ड क्या है? देन। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो प्रोनाउंसिएशन के आधार पर ऐसा लगता है कि वो कंपैरेटिव डिग्री के हैं, लेकिन वो कंपैरेटिव डिग्री के नहीं होते। जैसे जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, प्रीफर। ये टॉलर है, वो प्रीफर है, र आप मिला लेते हैं। ऐसा नहीं भाई। अगर इसको आप हटा दें तो ये तो मेन वर्ड हो गया टॉल। इसमें मिटा देंगे तो क्या कोई वर्ड बनेगा? नहीं ना। इसका मतलब ये ओरिजिनल वर्ड है, लेकिन इसके आधार पर
कंपेयरिंग करते हैं, तो क्या करेंगे, देन का तो चक्कर खत्म हो गया। तो ऐसे कंडीशन में आप टू का यूज करते हैं, यानी यहां पर टू होना चाहिए जो नहीं है, इसलिए सेक्शन सी गलत है। आप एज ए होल जान जाइए, जूनियर, सीनियर, प्रेफर, ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके साथ हमेशा आपको टू ही लगाना है कंपेयरिंग वर्ड के रूप में, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। अब रीऑर्डरिंग देखिए। अब इसके आगे आपको क्या करना है, रीऑर्डरिंग। कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं जो प्रॉपर वे में नहीं है, आप उनको प्रॉपर वे में लिखेंगे, सही ढंग पर उसका ऑर्डर करेंगे। ऑफ वर्ड्स दिए गए होते हैं, उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक प्रॉपर वे में असेंबल करना पड़ता है, प्रॉपर वे में लिखना पड़ता है, इस तरह से कि सेंटेंस की मीनिंग बहुत क्लियर हो, स्पष्ट अर्थ निकले, तभी वो सही होगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं जाकर के वो गलत होगा। सपोज दैट सेंटेंस का एक पार्ट दिया है, द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज, क्या जोड़ा सकता है, द हिस्ट्री ऑफ, ये फर्स्ट नंबर पर है। जैसे कर रहे हैं वैसे ही करिएगा, नहीं तो छूट जाएगा, लगाना है कुछ और, लगा देंगे कुछ और, द हिस्ट्री ऑफ। इसके बाद क्या होगा, किस चीज का है, कॉन्टिन्यूअस चेंज। इसके बाद क्या होगा, एंड। एंड कब जोड़ा जाता है, सेम टाइप की जब दो चीजें होती हैं तब एंड जोड़ा जाता है। तो ये भी है, ये भी है, इसको आप पहले नहीं लगा सकते क्योंकि इसके पहले एंड है नहीं, बट नेचुरल है कि इसको सेकंड नंबर पर आपको लिखना है। ये सेकंड है तो ये थर्ड होगा, सेम टाइप की चीज़ है, और जो बचा है वो लास्ट में हो जाएगा। यानी पहले नंबर पर आया आर, यहाँ देखिए आर। अब देखिए क्या कोई और आर है, नहीं है, आगे आपको देखना ही नहीं है, आपका ये सही है। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर आर होता, तब आप जजमेंट नहीं ले पाते, तब दो आर होता, तब सेकंड नंबर पर देखिए क्या है, तो जो आपका है वो है कि नहीं। अगर वो भी दोनों में है तो थर्ड स्टेप पर आपको जाना पड़ता, यानी लास्ट स्टेप तक आपको जूझना है, कहीं पर भी जाकर के एक ही जगह पर चेंज होगा। ये नहीं कि आर है हो गया, आर के बाद हमारा जो सेकंड है वहाँ सेकंड है कि नहीं, यहाँ तो क्लियर है, केवल एक ही आर है, इट मीन्स आर क्यू पी एस। देखिए आर क्यू पी एस, यह भी एक टेक्निक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट दे दिया, हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, इस तरह से लेकर के चलिए। सेंटेंस का जो फार्मूला आपने पढ़ा है, आपने जो प्रैक्टिस किया है, बस फॉर्मेट को फॉलो करें, आंसर अपने आप मिलेगा। आंसर तो कहता है कि हम हैं, आप रिकॉग्नाइज कीजिए, पहचानिए उसको। अब फिल इन द ब्लैंक्स देखा जाए। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता है, बहुत ब्रॉड स्कोप है उसका, उसमें पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई भी पोर्शन आ सकता है, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि कंजंक्शन ही क्यों आया, एडजेक्टिव ही क्यों आया, कुछ भी आएगा। पहला देखिए क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स का खाली स्थानों को भरना, लेकिन इस तरह से कि किसी भी वर्ड को उसमें अगर आप फिल इन द ब्लैंक्स करिएगा तो पूरे सेंटेंस का एक अर्थ निकलेगा, सार्थक अर्थ निकलेगा। रिफ्यूज्ड ये वर्ब है, इसके बाद टू लगा है, तो निश्चित रूप से इसके बाद वर्ब ही आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन में कहीं वर्ब दे देगा, कहीं एडजेक्टिव दे देगा, कहीं कुछ, तो आपको अपना दिमाग कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा कि दो वर्ब के बीच में टू होता है, जब भरना है तो हमें वर्ब ही लगाना है। यहाँ पर तो चारों वर्ब है। अब आपको सेंस में जाना होगा, अर्थ में जाना होगा कि एक्चुअली लगेगा क्या।
रिफ्यूज मीन्स होता है इनकार करना, ऑफर मीन्स होता है प्रस्ताव। उसने मेरा प्रस्ताव मानने से इनकार कर दिया, मेरा प्रस्ताव स्वीकार करने से इनकार कर दिया। एक्सेप्ट, स्वीकार करना या मानना, ये सी सेक्शन सही है। यहाँ पर आई डिड माई बेस्ट, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। आई फेल्ड, मैं असफल हो गया। यहाँ देखिए आई क्या है, सब्जेक्ट है, फेल्ड क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यानी एक सेंटेंस है, और इधर भी एक सेंटेंस है। ठीक, तो दो सेंटेंस के बीच में तो कंजंक्शन होता है, और कंजंक्शन बहुत सारे टाइप के होते हैं। अब देखिए इसका क्या है, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, कोशिश किया, मैं फेल हो गया। आप प्रयास करते हैं क्यों? फेल होने के लिए नहीं, पास होने के लिए। लेकिन उल्टा हो गया, यानी किए कुछ और, हुआ कुछ और, कंट्राडिक्शन। और कंट्राडिक्शन के केस में हमेशा बट ही कंजंक्शन लगता है, नथिंग एल्स। यानी यहाँ पर आपका बट लगना चाहिए, इट मीन्स आपका डी ऑप्शन सही होना चाहिए। यहाँ देखिए, ही इज मोर इंटेलिजेंट यू। मोर जब किसी भी एडजेक्टिव के पहले लगता है तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है, क्योंकि एडजेक्टिव बहुत से होते हैं जिनका सीधे सीधे कंपैरेटिव डिग्री होता है। टॉल का टॉलर, गुड का बेटर, बैड का वर्स। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका कंपैरेटिव डिग्री नहीं होता है, जैसे ब्यूटीफुल, यूजफुल, ये इंटेलिजेंट। तो देखना पड़ता है कि किस केस में। अगर ज़्यादा का केस है तो मोर लग जाता है उसके पहले, कम है तो लेस हो जाता है। तो मोर जब लग गया इस एडजेक्टिव के पहले, इसका मतलब ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया। और कंपैरेटिव डिग्री में जब एक से दूसरे से, ये देख रहे हैं, एक का दूसरे से कंपेयर कराते हैं तो कंपेयरिंग वर्ड हमेशा देन होता है। यहाँ देखिए, डाइड मीन्स मर गया। कॉलरा क्या है? बीमारी। जब कोई भी लिविंग बीइंग, कोई भी सजीव किसी बीमारी से जब मर जाता है तो हम प्रीपोजिशन ऑफ लगाते हैं। ही डाइड ऑफ कॉलरा, वह कॉलरा से मर गया। ठीक है, लेकिन अगर किसी बीमारी से पीड़ित है, मरा नहीं, तो आप फ्रॉम लगाते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। पैसेज के अगेंस्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, अभी 2 हैं, फिर 2 आपको देंगे, 4। पैसेज का आंसर कैसे निकाला जाता है? बहुत सारे बच्चे कोशिश करते हैं कि पूरे की मीनिंग निकालें। अब पूरे की मीनिंग का क्या है हम लिखेंगे, बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत प्रॉब्लम होगी। कितने बार करेंगे? कहीं भूलेगा तो फिर एक बार करना पड़ेगा, फिर एक बार करना पड़ेगा। टाइम टेकन होता है और टाइम बाउंडेशन है आपके पास। तो आप कोशिश ये करिए कि जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, लाइक दिस, ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, तो देखिए कि इसका सलूशन कहाँ मिल सकता है, किस पार्ट में है। कोई जरूरी नहीं कि फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप ही हो, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि एक फुल स्टॉप से दूसरे फुल स्टॉप तक हो। अकॉर्डिंग टू सेंस हो सकता है। पूछ रहा है व्हाई शुड वी लर्न ग्रामर। आप देखेंगे आपको मिलेगा वी शुड लर्न ग्रामर टू एक्वायर गुड स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स। लेकिन सेम टू सेम नहीं मिलेगा, ये मिलेगा एक्वायर गुड स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स। स्पीकिंग मीन्स बोलने का, राइटिंग मीन्स लिखने का, स्किल मीन्स क्षमता। ग्रामर अगर आप जानते हैं तो ये दोनों स्किल आपकी एक साथ डेवलप होगी। वैसे भी आप जानते हैं, आपको कोई ऐसे दे दिया गया, आप कहते हैं ये ऐसे हमने याद नहीं किया। याद क्या करना है? आपको एलिफेंट दे दिया गया, एलिफेंट याद क्या करना है? एलिफेंट तो आप देखे हैं ना। अगर सेंटेंस बनाना आपको मालूम है तो एलिफेंट पर 10-20 लाइन नहीं लिख सकते हैं। यही बता रहा है, ग्रामर को हाईलाइट कर रहा है कि अगर आपका ग्रामर परफेक्ट है तो आपका स्पीकिंग स्किल भी हो जाएगा और राइटिंग स्किल भी डेवलप होगा। इट मीन्स डी आपका सही है। सेकेंड में देखिए, हाउ डज द वर्ल्ड जज ए मैन्स माइंड। संसार किसी भी व्यक्ति के माइंड को कैसे जज करता है? इसको जज करने का मैंने उसके बारे में कैसे निष्कर्ष निकालता है कि ये माइंड इसका ठीक है? बाय हिज स्पीच, उसकी बोलचाल से, एंड राइटिंग, उसके लिखने से। आपके लिखने से आपकी क्षमता का पता चलता है,
आपके बोलने से आपकी क्वालिटी पता चलती है। और ये आपके लिखने बोलने की क्षमता को कौन विकसित कर सकता है, कौन डेवलप कर सकता है? ओनली ग्रामर। इंग्लिश ही नहीं, किसी भी लैंग्वेज में बिना ग्रामर के नहीं हो सकता है। आपका ग्रामर सही नहीं है, बोलना कुछ और है, कह देंगे कुछ और अगर आपका सेंटेंस परफेक्ट है तो आप दूसरे पर इम्पैक्ट अच्छा डाल सकते हैं। इसलिए भी ग्रामर की स्टडी बहुत ज़रूरी है। यहाँ तो इंग्लिश के केस में दिया है, हम बता रहे हैं सब में है। बिना ग्रामर के क्या हो सकता है? नथिंग। कोई भी लिटरेचर आप पढ़ें, ग्रामर इज मस्ट। आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए पैसेज का। हाउ लॉन्ग इट टेक टू गेन mastery over grammar? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है 1 ईयर, सेकेंड में है 6 मंथ्स, सी में है 2 ईयर्स और डी में है 10 मंथ्स। वन ईयर, पूरे सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए तो 1 ईयर को हाईलाइट किया गया है। मास्टरी मीन्स क्या होता है? पारंगत होना, टू बी एक्सपर्ट। आप ग्रामर में एक्सपर्ट कब हो सकते हैं? 1 ईयर तो आपको देना ही होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पैसेज। यानी ऑप्शन ए सही है। एक क्वेश्चन और देखिए, व्हाट इज द ऑक्यूपेशन of the writer? Teacher, B soldier, C आर्टिस्ट और डी में है क्लर्क। इस पूरे पैसेज में सोल्जर को हाईलाइट किया गया है और किसी का कोई जिक्र ही नहीं है। सोल्जर देखिएगा, आपको निश्चित मिलेगा। इस तरह से आपको जिस क्वेश्चन को करना है उसी का आंसर तलाशिए। एज ए होल के चक्कर में पढ़िए ही मत। यही पैसेज का ट्रिक है, टेक्निक है। थैंक्स।